तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए धनिया की फसल में जरूरी कार्य। जो समन्वित खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। हमारे देश में जो किसान दाना उत्पादन के लिए धनिया की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी पुष्पन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्य को करना जरूरी होता है, जिससे कि आगे चलकर अच्छी उपज की प्राप्ति हो सके। तो आप फसल में कौन कौन से कार्य को करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। और आज जो है हम धनिये में जो बीज उत्पादन प्रोग्राम होता है, हम कैसे बीज को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम समसामयिक के रूप में जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनिये का जो फसल है बीज उत्पादन के लिए ठंडी के मौसम में उगाई जाती है और शुरुआती दिनों में जो है पौधे की बढ़वार के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो होता है ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। परंतु जब हम बीज उत्पादन के लिए काम करते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना जो होता है, जब पुष्प और दाने बनते हैं, उस समय जो होता है मौसम जो होता है शुष्क होना चाहिए और थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है जो पुष्प और दाने बनने के समय जो होते हैं क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए, कोहरे नहीं पड़ने चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए। इसके कारण जो होता है कीट और बीमारियां का प्रकोप जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण जो होता है हमारे बीज उत्पादन में जो है कमी आ जाती है। किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को पाले के प्रकोप से बचाना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ सिंचाई प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें इन जरूरी कार्यों को, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और वर्तमान समय में जो है जैसा कि किसानों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि पाले की समस्या बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। तो हम पाले से नियंत्रण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो होता है शाम के समय या रात्रि में जो है मेड़ पर जो है हम पैरे, निर्वई या भूसे को जलाएं। इसके अलावा जो होता है हर 10 दिनों में 15 दिनों में जो हम हल्की सिंचाई जो है ज़रूर करें। इसके अलावा घुलनशील सल्फर जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम छिड़काव करें। अगर संभव हो तो सल्फर डस्ट जो होता है 30 मेस का जो आता है mm की सीव से उसको छान कर जो है 10 केजी जो है प्रति एकड़ की दर से हमें छिड़काव करना होता है। या थायो यूरिया जो होता है उसके आधा केजी मात्रा को जो है 1000 लीटर पानी में घोलकर जो है हम 5 एकड़ भूमि में सिंचाई करके जो है अपनी फसल को जो है हम पाले से बचा सकते हैं। अब जो है हम सिंचाई के बारे में आपको बताना चाहेंगे किसान मित्रों।
जो धनिये की फसल होती है, निश्चित रूप से जो सिंचाई होती है वह इस बात पर निर्भर करती कि आपकी धनिये की फसल किस जलवायु में उगाई गई है, वहाँ की भूमि किस प्रकार की है, हल्की भूमि है या भारी भूमि है, धनिये की किस्म कैसी है, कम अवधि की है या अधिक अवधि की है। तो सामान्यतः जो होता है, अगर धनिये की फसल जो होती है भारी भूमि में अगर उगाई जाती है तो 3 से 4 जो है हमें सिंचाई करनी होती है, और अगर हल्की भूमि में उगाई गई है तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस सिंचाई को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि पहली सिंचाई जो है हम 30 दिनों में करें, उसके बाद 60 दिनों में करें, फिर 80 दिनों में करें और फिर 100 दिनों में अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, धनिया की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अब हम किसान मित्रों जो है कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे क्षेत्र में जो है अभी कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो धनिये में जो मुख्य रूप से जो है एफिड कीट जो होता है, माहू जो होता है, जिसको हम रस चूसक कीट भी बोलते हैं, ये बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। इस कीट में आप देखेंगे कि जो निम्फ और प्रौढ़ कीट होते हैं, है ना, वो जो होती हैं पत्तियां जो होती है, पुष्प होते हैं और जो फली होती है उसके रस को चूसते रहते हैं, और मुख्य रूप से ये पुष्प कलिका पे इसका प्रभाव अटैक जो होता है बहुत तेजी से होता है। और उसके कारण क्या होता है, जब पुष्प जो होते पूरी तरीके से खुल नहीं पाते हैं, इसके अलावा दाने जो है पूरे भर नहीं पाते हैं, और आप देखेंगे कि पुष्प कलिका पे इतना ज़्यादा इनका अटैक होता है कि उसमें हनी ड्यू जो होता है सिक्रीशन होता है, जिसके कारण दूसरे अन्य जो हानिकारक कवक होते हैं उस पर बढ़वार कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और इसके कारण जो है उत्पादकता में निश्चित रूप से कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है किसान मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जो है जैविक अगर संभव है तो जैसे नीम का तेल होता है 2% की दर से हमें छिड़काव करना होता है, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है उसका 5% की दर से छिड़काव करना होता है, या अगर घर में संभव हो तो जैविक चीज़ें जैसे निम्नास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, तो इनकी जो होती है 2 लीटर जो है 100 लीटर पानी में घोलकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो कम लागत में हम निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो रासायनिक कीटनाशकों में जैसे कि इमिडाक्लोपिड आता है, पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीमारियों के रूप में अगर मैं आपको बात करूं तो धनिया में जो है मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी धनिया की फसल में देखने में आती है पाउडरी मिल्ड्यू। यह बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि आपके खेतों में जो होगा पत्ती होंगी, पत्ती के डंठल होंगे, पुष्प होंगे, पुष्प कलिकाएँ होती, फल इस पे जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। यह निश्चित रूप से जो होता है जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय आपको जो है किसान मित्रों संभव हो तो घुलनशील सल्फर की जो होती 2 ग्राम मात्रा को जो है आप प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव करें, या सल्फर डस्ट जो होता है 30 mm का जो सीव होता है उससे छानकर जो होता है 10 kg प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है, या मिथाइल डाइनोकैप जो होता है फंजीसाइड जो होता है जिसकी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 0.1% की दर से आपको छिड़काव करना है। और निश्चित रूप से अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर किसान मित्र आपके द्वारा अपनाई जाती है तो हमें अधिक से अधिक बीज उत्पादन धनिये में प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। वर्तमान में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है जिनके पास खेती के लिए जमीन कम है, जिसमें खेती करके वे अच्छी आय नहीं ले पा रहे हैं, जबकि प्रदेश के कुछ ऐसे ही किसान हैं जो समन्वित खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं।
कुछ ऐसा ही कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं उनके अनुभव। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि पारंपरिक खेती एक नुकसान का सौदा होता है, तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये तकनीक अपनाई है। तो जितने भी हम खेती के जो प्रोडक्ट करते हैं वो एक दूसरे के लिए सहयोगी साबित हो, इस हिसाब से मैंने ये सेटअप किया है। तो मेरी छोटी जोत है, करीब 3 एकड़ मेरे पास खेत है। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि जोत एक विकट समस्या है और इस समस्या का समाधान है समन्वित खेती। इस प्रणाली में फसल उत्पादन, मवेशी पालन, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन और अन्य कृषि सह व्यवसाय को इस प्रकार समेकित किया जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ये किसान भाई और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। मेरी छोटी जोत है, करीब 3 एकड़ मेरे पास खेत है। तो उसमें मैंने 3 हिस्सों में मैंने उसको डिवाइडेशन किया है। एक हिस्से में मैंने बगीचा लगा रखा है, जो आंवले हैं, उसमें बील भी हैं, करूंदे हैं, नींबू हैं। और दूसरे हिस्से में मैंने पोली हाउस लगाया है, जिसमें आच्छादित खेती होती है। उस संरक्षित खेती करता हूँ, उसमें खीरे की करता हूँ और शिमला मिर्च की। और उसके अलावा जो तीसरा हिस्सा है उसमें मैं जो पारंपरिक खेती है वो करता हूँ, जिसमें जो गेहूँ है और बाजरा है, सरसों है और पशुओं के लिए चारा वगैरह है। तो इस हिसाब से मैंने उस पूरे खेत को 3 हिस्सों में बांटकर उसको बराबर हिस्सों में बांट दिया और 3 हिस्सों में उसमें प्रोडक्शन लेता हूँ। तो एक हिस्से का प्रोडक्शन दूसरे के लिए सहयोगी साबित कैसे हो, उस हिसाब से मैंने ये सेटअप किया है। तो जैसे पारंपरिक खेती करता हूँ तो उसमें जो गेहूँ बाजरा जो भी लगाता हूँ तो उसमें अनाज पैदा होता है और पशु चारा भी पैदा होता है। तो वो मैं पशुओं के लिए उसको बांट के रूप में काम में लेता हूँ और हम परिवार के लिए उसको अनाज के काम में लेते हैं। और जो पशुओं का जो प्रोडक्शन होता है, दूध है या फिर गोबर है, तो वो अन्य फसलों के लिए काम में आता है। उसी हिसाब से जिस तरह से खेती का प्रोडक्शन पशुओं के काम में आता है, तो उसी तरह से पशुओं का प्रोडक्शन खेती के काम में आ जाता है। और इसके अलावा जो पोली हाउस लगा रखा है, उसका जो पानी एकत्रित होता है तो पोली हाउस में भी काम में आता है। और उसके अलावा जो अन्य फसलें हैं उसमें भी सिंचाई के काम में उसको लेता हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे से सहयोगी ये हैं। और सोलर लगा रखा है, तो सोलर का जो सिस्टम है वो फार्म पॉन्ड से पानी उठाकर खेतों में सप्लाई किया जाता है। और जो बची हुई बिजली होती है, जो दिन में हम जब काम में नहीं ले रहे होते हैं, तो उसका जो बिजली का उसको मशीन लगाकर मैं घरेलू काम में भी लेता हूँ। इस तरह से आपस में सभी धंधे जुड़े हुए हैं। तो एक खर्चा बचाने का एक सीधा सा उपाय यह है कि उसमें खेती का जो खर्चा है वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। समेकित खेती की प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर रहता है। समेकित कृषि प्रणाली में कई घटकों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, जिससे विभिन्न उद्यम आपस में संपूरक एवं आसान संबंध स्थापित करके कृषि लागत में कमी लाते हुए आमदनी और रोजगार में वृद्धि कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये किसान भाई अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत करके समन्वित कृषि प्रणाली से सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं समेकित खेती से होने वाली आमदनी, खर्च और शुद्ध मुनाफे के बारे में खुद उन्हीं से। इस तरह से आपस में सभी धंधे जुड़े हुए हैं। तो एक खर्चा बचाने का एक सीधा सा उपाय यह है कि उसमें खेती का जो खर्चा है वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। और जो प्रोडक्शन हमें मिलता है, दूध है, इसके अलावा कुछ मात्रा में अनाज भी बिक जाता है। और जो पोली हाउस का प्रोडक्शन होता है, करीब सालाना 10 लाख रुपए का जो प्रोडक्शन हो जाता है, वो हमारी शुद्ध बचत आ जाती है। उसके अलावा जो बगीचे में जो आंवले हैं, बील हैं, नींबू वगैरह हैं, उनका जो बिक्री होती है वो भी हमारी सीधी बचत में आ जाती है। और जो उनका जो खर्चा देना होता है खाद वगैरह का, वो हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाता है पशुओं से। और इसके अलावा जो पशुओं के लिए चारा और
बांट आदि है वो खेतों में उत्पादित हो जाता है। इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए काम को दूसरे धंधे के में मतलब उसका प्राइमरी उत्पाद के रूप में काम में लेते हैं। जहाँ तक सालाना बचत की बात है तो मुझे खेती से करीब जो आंवले हैं उससे मुझे करीब 1 लाख रुपए का इनकम होती है टोटल। उसमें करीब 20,000 रुपये का छोटा मोटा खर्चा हो जाता है खाद दवाई वगैरह का। और उसके अलावा जो खेती में जो गेहूँ अनाज पैदा होता है वो हमारे पशुओं को काम में आता है, उसमें बिक्री बहुत कम हो पाती है। और जो पशुओं से दूध उत्पादित होता है उसमें हम घर में काम में लेने के बाद में करीब 10 लीटर रोजाना का हम दूध बेच देते हैं। तो इस हिसाब से करीब 500 रुपये रोजाना का दूध बिक्री हो जाती है। तो सालाना करीब 1.5-2 लाख रुपए के करीब दूध की बचत हो जाती है। उसके अलावा जो छोटे पशु वगैरह तैयार हो जाते हैं तो उनकी भी बिक्री हो जाती है। करीब 2-2.5 साल से एक छोटी जो बछड़े पार्टी वगैरह होती हैं तो वो तैयार हो जाती हैं। सालाना करीब एक पशु हम नया पैदा हो जाता है तो उसकी वो भी करीब 50-60 हज़ार रुपये या 80 हज़ार रुपये तक का एक पशु बिक जाता है। तो एक वो अलग से बचत हो जाती है हमारी। इसके अलावा जो आंवले हैं उनमें करीब 1 लाख रुपए की जो बिक्री होती है उनमें करीब 20,000 रुपये का खर्चा हो जाता है, 80,000 रुपये उसमें भी बच जाते हैं। उसके अलावा जो पोलिया उसका जो बिक्री होती है वो खर्चा काटने के बाद में करीब 10 लाख रुपए की हमारी सालाना बचत हो जाती है पोलिया उससे। कुल मिला के करीब 12 से 13 लाख रुपए की सालाना बचत हो जाती है एक छोटी सी जोत में। 12-13 लाख रुपए में शायद ठीक है। तो पारंपरिक खेती में इतनी कमाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा के आधुनिक सोच से अपनाने के बाद में ये थोड़ी सी बचत होना स्टार्ट हुई है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी दिनों में साफ से छिटपुट बादल रहने और वर्षा नहीं होने के अनुमान है। गेहूं की फसल में 25 से 30 दिन की अवस्था पर प्रथम सिंचाई के बाद खरपतवार नियंत्रण करें। संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरन 25 ग्राम दवा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु मेटासल्फ्यूरॉन 4 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। चने की फसल में सतत निगरानी रखें। चने की फसल में इल्ली की संभावना हो सकती है। इल्ली दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु टी आकार की खुंडी 50 प्रति हेक्टेयर लगाएं और इल्ली का प्रकोप बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार ट्राइजोफास 750 मिली दवा 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सरसों की फसल में श्वेत कीट रोग की संभावना हो सकती है और इसे दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैंकोजैब 1 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। संभावित मौसम प्याज की रोपाई हेतु उपयुक्त है, अतः इस समय तैयार पौध की रोपाई करें। मिर्च और टमाटर में इस समय लीफ कर्ल की संभावना हो सकती है। इसके नियंत्रण थायोमिथैक्सम 25 WG 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।
बैगन में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करें और अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पाइनोसाइड 48 EC कीटनाशक दवा 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय पशुओं को ठंड से बचाने हेतु रात्रि में शेड में बांधे और शेड में पशुओं के फर्श पर पुआल और सूखी घास को बिछाएं और गीली होने पर घास को समय समय पर बदलते रहें। दिन के समय धूप में बांधे और संतुलित आहार दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। दाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खोरी, जिला सागर के कृषक रोहन ठाकुर ने। यह पशुओं में अंतः और बाह्य परजीवियों से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रोहन ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज किसान भाइयों, हम पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं, जो जिनको हम किलीली, गिचूली या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टोपैरासाइट है ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, इसकी एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। अगर हमें इस जीवन चक्र को बीच में कहीं तोड़ दें, हम मान लीजिए कि हम उसके अंडे खत्म कर दें, तो अंडे खत्म कर दें तो नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे, नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे तो नए पिस्सू फैलेंगे नहीं, दूसरे जानवरों में पिस्सू नहीं लगेंगे। तो ये हमें जो है, कभी भी पिस्सू को मारना है या किसी भी पैरासाइट को जब को हमको खत्म करना है तो हमको उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ किसी केमिकल का ऐसा यूज कर लें जिससे कि वहाँ मक्खी, मच्छर, इन सब के लार्वा और जो कृमि है उनके लार्वा भी खत्म हो जाए। तो किसान भाइयों, जो बाह्य परजीवी हैं इसके लिए हम देसी नुस्खों में, जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जो भीतरी परजीवी हैं ये वर्षा के मौसम में और स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। और क्योंकि इनके अंडों के सृजने के लिए जो समय है वो और जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो इस मौसम में इनको मिल जाती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोल कृमि, तीता कृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी पॉन्ड है, जो पानी जहाँ जा रहा है, जहाँ पानी जमा होता है, उसमें हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर लें जिसमें कि जो आपकी गोंच होती है
या जो शंख होते हैं, शंख में जो घोंघा रहता है वो वहाँ पे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उसकी साइकिल के बीच का एक हिस्सा है। तो ऐसे जैसे नीला तोता आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लाल तोता उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों के, हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है इनकी सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो किसान भाइयों कब करनी है इसका निश्चित समय यह है कि हमें हर अपने जानवर की पेट की सफाई, अगर वो चरने जाता है तो हर 3 माह में करनी है, और अगर वो चरने नहीं जाता है तो हर 6 माह में करनी है। जो प्राजीक्विंटल है, प्राजीक्विंटल आप दे सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। और बाकी जानवरों में जैसे सबसे कॉमन दवाई एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं आप। और एक्टो एंडोपैरासिटिसाइड यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, और हमें जानवर की देखभाल उस समय पे थोड़ी ठीक से करनी है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।